लेट अस सपोज दैट अगर मैं आपसे कहूं कि आपको विदेश जाने का बड़ा मन है, आप अब्रोड जाना चाहते हैं, मगर तभी आपके पासपोर्ट को इंपाउंड कर लिया जाता है, मतलब कि आपके पासपोर्ट को जब्त कर लिया जाता है, आपको कैसा लगेगा? ऐसे ही कुछ हुआ था श्रीमती मेनका गांधी जी के साथ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आप देख रहे हैं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी चैनल को और मैं सुमित पवार आज आपके सामने बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करने जा रहा हूं, जिस जजमेंट का नाम है श्रीमती मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट ने पूरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अप्रोच को चेंज कर दिया, और ये सिर्फ ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर प्री मेंस एंड इंटरव्यू प्रोग्राम ऑल्सो। सो बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ेंगे, श्रीमती मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो आज हम सबसे पहले श्रीमती मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया को पढ़ने से पहले, इसके जजमेंट में जाने से पहले बहुत जरूरी होता है किसी भी केस के बैकग्राउंड को समझना। एक बहुत ही लिटिल सा ब्रीफ ले लेते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। आप सभी को याद होगा सन 1975 के अंदर इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया गया था। ड्यूरेशन रहा था अप्रोक्स 21 मंथ्स, अप्रोक्स 2 इयर्स। 1977 में इमरजेंसी के हटने के बाद, इमरजेंसी को रिमूव करने के बाद होता क्या है, कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है, और ये जो डेंट लगा था कांग्रेस की इमेज को, इसी वजह से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। अब श्रीमती मेनका गांधी जी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो कांग्रेस पार्टी पर जो डेंट लगा है उसको रिमूव करे, और कांग्रेस की जो पहले इमेज थी बिफोर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी, उसको रिस्टोर करे। तो जब उनको यह जिम्मेदारी दी गई तो उन्हीं इसी जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने एक मैगजीन को स्टार्ट किया, जिस मैगजीन का नाम था सूर्या मैगजीन। क्या नाम था? सूर्या मैगजीन। इस मैगजीन के द्वारा वो अपनी जनता को यह बताने की कोशिश कर रही थी कि जो इमरजेंसी थी वो उस समय की नीड थी, वो हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, वो उस समय का नीड था। इसी सिलसिले में 1977 में उनको विदेश की यात्रा करनी होती है, अब्रोड जाने का उनका प्लान बनता है। वहां पर उनका एक स्पीच था श्रीमती मेनका गांधी जी का। जनता दल की सरकार आ चुकी थी, कांग्रेस की सरकार जा चुकी थी। जनता दल की सरकार जब आई और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, तो जो डेंट लग चुका था कांग्रेस की इमेज को, उसको रिस्टोर करने की कोशिश की गई, और इसी के सिलसिले में उनको अब्रोड में एक स्पीच देने के लिए जाना था। मगर पासपोर्ट अथॉरिटी ने उनका जो पासपोर्ट था उस पासपोर्ट को क्या कर लिया? इंपाउंड कर लिया, यानी कि जब्त कर लिया। बाय विच एक्ट? द पासपोर्ट एक्ट 1967 अंडर सेक्शन 10। द पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन नंबर 10 के तहत उनके पासपोर्ट को क्या कर लिया गया? जब्त कर लिया गया, और ग्राउंड बताया गया पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि लोकहित में, जनहित में। श्रीमती मेनका गांधी ने उनसे जवाब मांगा कि आखिर आपने हमारे पासपोर्ट को जब्त क्यों किया। उन्होंने इसका एक रीजनेबल आंसर देने से मना कर दिया गया, और इसी को मेनका गांधी ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो पासपोर्ट अथॉरिटी का डिसीजन आया था। ओके, सो बैकग्राउंड। So here is the background of the case। अभी जो भी हमने पढ़ा वो हमने यहां से पढ़ा, ठीक है, कि जो इंदिरा गांधी जी थी, जो इंदिरा गांधी की जो पुत्रवधू थी श्रीमती मेनका गांधी, उन्होंने एक पॉलिटिकल मैगजीन का स्टार्ट किया जिसका नाम था सूर्या मैगजीन। तो आपको यहां पे कुछ फैक्ट देखने हैं बस। एक तो आपको याद रखना है पासपोर्ट एक्ट 1967 का कौन सा सेक्शन था? सेक्शन 10 क्लोज 3 एंड सब क्लोज सी याद रखना है, ठीक है। इसी ऑर्डर को चैलेंज किया था मेनका गांधी ने अपने इस केस में, ठीक है। सो आइए चलते हैं इसके लीगल इश्यूज पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी जजमेंट के लीगल इश्यूज को समझना।
जब आप मेंस को आंसर राइट करेंगे तो आपको उसमें लिखना होगा कि उस जजमेंट के, उस जो लैंडमार्क जजमेंट आप पढ़ेंगे उसके लीगल इश्यूज क्या थे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला लीगल इशू जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्या अब्रोड में यात्रा करना, यानी कि विदेश में यात्रा करना, राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी और नॉट? क्या यह मेरी दैहिक स्वतंत्रता का भाग है या मेरी दैहिक स्वतंत्रता का भाग नहीं है? पहली बात। दूसरी बात, क्या आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कोई ज्योग्राफिकल लिमिट है या नहीं है? क्या वो सिर्फ भारत की सीमाओं के अंदर हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है या भारत की सीमाओं से परे जाकर भी हमें फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराता है? आर्टिकल नंबर 19, इसको भी चैलेंज किया गया। एक ये भी लीगल इशू बना। और तीसरा लीगल इशू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस जजमेंट के लिए, वो तीसरा लीगल इशू था कि जो पासपोर्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 10 है, उसको यह कहा गया कि इट्स अ वोलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 एंड आर्टिकल नंबर 21। मेनका गांधी जी की तरफ से यह कहा गया कि सेक्शन नंबर जो 10 है पासपोर्ट एक्ट 1967 का, वो मेरे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन करता है। और वो मूलभूत अधिकार कौन से हैं? वो मूलभूत अधिकार हैं आर्टिकल नंबर 14, 19 और 21। ठीक है, तो इन तीन लीगल इश्यूज पर जजमेंट को फ्रेम किया गया और इन तीनों लीगल इश्यूज ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री को डेवलप किया और ज्यादा एक तरीके से स्प्रेड व्यू दिया। ठीक है, सो आइए देखते हैं अपने जजमेंट के पार्ट को। इस जजमेंट को प्रोनाउंस की डेट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट के प्रोनाउंस की डेट। जजमेंट कब प्रोनाउंस किया गया? तो जजमेंट के प्रोनाउंसमेंट की डेट है 25 जनवरी 1978। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। आपको सिर्फ दो जजमेंट के प्रोनाउंस की डेट याद रखनी है। पहला है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कितने जजेस की बेंच थी? 7 जजों की बेंच थी। और इस बेंच की अध्यक्षता किसने की? हु इज द प्रेजाइडेड ओवर दैट पर्टिकुलर बेंच? तो एम हमीदुल्ला बेग। कौन थे उस समय चीफ जस्टिस? एम हमीदुल्ला बेग। इतना सा कंटेंट आपको याद रखना है अपने प्री के एग्जाम के लिए। पूछा गया है यहां से क्वेश्चन, एम हमीदुल्ला बेग से क्वेश्चन बना हुआ है पहले भी। ठीक है, दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बोली, 3 शब्दों का यूज किया गया, याद रखना। ये 3 शब्द आप अपने माइंड से बिल्कुल स्किप मत होने देना। और ये 3 शब्द क्या हैं? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। गवर्नमेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि देखिएगा, हमने तो लॉ के प्रोविजन से क्या किया है? पासपोर्ट को इंपाउंड किया है। लॉ बना हुआ है ऑलरेडी पासपोर्ट एक्ट 1967 का। उसका सेक्शन नंबर 10 ये पावर देता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आप क्या कर सकते हैं? किसी के भी पासपोर्ट को जब्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं। आप जिस लॉ की बात कर रहे हैं, आज आप जिस लॉ प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, हमेशा याद रखना वो लॉ का प्रोसीजर कैसा होना चाहिए? जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। अगर वो जस्ट, फेयर या रीजनेबल नहीं है तो बेशक वो लॉ का प्रोविजन है, इट्स अ वोलेशन ऑफ आर्टिकल 21। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से प्रोनाउंस किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तीसरी बात, ये हो गया फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट आई, यूनिक रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बहुत ही गहरा संबंध है, एक यूनिक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? आर्टिकल नंबर 14,
19 एंड 21 के बीच में। आप इन तीनों को अलग नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल नंबर 21 का वोलेशन हो रहा है तो आप यह समझिए कि आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 14 का भी वोलेशन कहीं ना कहीं हो रहा होगा। आर्टिकल 21 को अलग से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। So there is a unique relationship between these articles, article number 14, 19 and 21. और लास्ट, इस मेनका गांधी के केस में किस जजमेंट को, अपने ही किस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था? तो वो जजमेंट कौन सा है? ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का जजमेंट। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस से क्या कर दिया? ओवर रूल्ड कर दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड ऑफ द केस, लीगल इश्यूज ऑफ द केस एंड जजमेंट ऑफ द केस, these are the structural of the whole judgment and you can't skip any part of this. ओके आप किसी भी पार्ट को इसमें से स्किप नहीं कर सकते हैं अपना मेंस को आंसर लिखते समय। देखिए बहुत जरूरी होता है जब आप किसी भी जजमेंट को पढ़ते हैं, लैंडमार्क जजमेंट को खासकर, तो आप साथ के साथ अपना मेंस का पार्ट और अपने प्री के पार्ट को उस केस के हिसाब से मजबूत कर लें। अलग से नहीं कि हम कभी फिर बैठेंगे, इसका मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, इसका प्री को क्वेश्चंस को, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, नहीं। जैसे ही आपने कोई लैंडमार्क जजमेंट पढ़ा तभी आप उसके जितने भी मेंस और प्री के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं तभी के तभी सोल्व कीजिए। तो सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी आपका यही काम बहुत आसान कर रही है और हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं इसके मेंस और इसके प्री के क्वेश्चंस। आइए डिस्कस करते हैं। चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेंस का क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है यूपी जुडिशरी के अंदर भी, उत्तराखंड जुडिशरी के अंदर भी एंड दिल्ली जुडिशरी के अंदर भी। और यह क्वेश्चन था, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मेनका गांधी केस? मेनका गांधी केस का सिग्निफिकेंस यानी कि इंपोर्टेंस क्या है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द गोल्डन ट्राइंगल? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द गोल्डन ट्राइंगल? क्या है गोल्डन ट्राइंगल? Just, fair and reasonable? These are the golden triangles? No. These are not the golden triangles. So what is the golden triangles? So the golden triangles are article number 14, article number 19 and article number 21. These three articles are the golden triangles which is mentioned under the Menka Gandhi versus Union of India. तो आप अपने दोनों आंसर्स को राइट डाउन कीजिए और अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, चलिए। मेंस के क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत जरूरी है इसके प्री के क्वेश्चंस को एक बार देख लेना। किस केस में गोल्डन ट्राइंगल शब्द का जिक्र किया गया? यह कई बार पूछा जा चुका है प्री के अंदर। किस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने गोल्डन ट्राइंगल का सिद्धांत दिया? अभी मैंने आपको बताया गोल्डन ट्राइंगल आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 21 एंड विच इज मेंशन्ड द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में किस केस को ओवररूल्ड किया? तो आंसर आप सभी के सामने है। सो द आंसर इज ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? ओवर रूल्ड कर दिया था, खत्म कर दिया था, क्योंकि वहां पर बहुत ही नैरोवर डेफिनेशन दी गई थी पर्सनल लिबर्टी की, और मेनका गांधी के केस में बहुत ही वाइडर स्प्रेड को अप्रोच किया गया। नेक्स्ट,
सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी के केस में यूनिक रिलेशनशिप की बात की है। तो कौन कौन से आर्टिकल्स के बीच में यूनिक रिलेशनशिप है, पूछा गया क्वेश्चन है यूपी जुडिशरी के अंदर। तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 21। सो द आंसर इज आर्टिकल नंबर 21, 14 एंड 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मेनका गांधी केस से रिलेटेड नहीं है? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट मेनका गांधी के केस से रिलेटेड नहीं है? दिल्ली जुडिशरी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो द आंसर इज द राइट ऑफ लाइफ अंडर आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड द राइट टू डाई। राइट टू लाइफ का अधिकार आपको कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल नंबर 21। क्या उसके अंदर आपको राइट टू डाई का भी अधिकार है? बिल्कुल नहीं। अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो अराइज हुए हैं लेटेस्ट जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के, राइट टू डाई इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। यह आपका एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। किस केस में कहा गया था? ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया था। यह मेनका गांधी के केस का जो स्टेटमेंट नहीं है। कौन सा फंडामेंटल राइट आपको प्रोवाइड कराता है राइट टू ट्रेवल अब्रोड? विदेश में यात्रा करने का अधिकार आपको किस मूलभूत अधिकार से दिया गया है? सो द आंसर इज आर्टिकल नंबर 21। राइट टू ट्रेवल अब्रोड इज द पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। दैहिक स्वतंत्रता का भाग है विदेश में यात्रा करना, आप इसको छीन नहीं सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के स्कोप को वाइडर प्रोवाइड किया? तो द आंसर इज मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपने देखा किस तरीके से हमने एक लैंडमार्क जजमेंट को पढ़ा, उसके मेंस के क्वेश्चंस को किया और उसके प्री के क्वेश्चंस को किया। ओके, तो सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी टाइम टू टाइम आपको इसी तरीके से लैंडमार्क क्वेश्चंस, साथ ही में उसके मेंस क्वेश्चन और उसके प्री क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कराता रहेगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।